Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you history. Chapter 9, Mobile and Settled Communities. So let's start. The medieval history of India is dominated by the Rajputs, the Delhi Sultans, Mughals and the Marathas. Along with these great powers, there were small communities or groups like Ahoms and Gonds, which tried their best to survive and to establish their kingdoms. इंडिया के मेडिवल हिस्ट्री में राजपूत, दिल्ली सुल्तान, मुगल्स और मराठाज का शासन था। इन ग्रेट पावर्स के साथ साथ छोटे समुदाय या समूह जैसे अहोम्स और गोंड्स ने सरवाइव करने और अपनी किंगडम्स स्थापित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लोग खानाबदोश या पैदल चलने वाले थे, लेकिन फिर भी वे एक स्ट्रॉन्ग किंगडम की स्थापना करने में सक्षम थे। गोंड्स और अहोम्स परंपरागत रूप से खेती करते थे। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने शिफ्टिंग खेती की प्रैक्टिस की, जिसमें वो लोग फर्टाइल लैंड की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। उनमें से कुछ देहाती खानाबदोश भी होते थे। इसमें लोग अपने एनिमल्स के साथ घूमते रहते हैं और ग्रेजिंग ग्राउंड की तलाश करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन इज पेड़ों को काटकर और जलाकर भूमि की पट्टी को साफ किया जाता है। सेकंड, सीड्स को ग्रुप में लगाया जाता है। इस प्रकार की खेती के अंडर फार्मर्स मिट्टी की जुताई नहीं करते। थर्ड पॉइंट इज 2 या 3 साल के बाद उस एरिया को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उपज में कमी होने से वीड्स, सॉइल इरोजन और सॉइल फर्टिलिटी का नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक नई जगह जाकर लैंड को क्लीन करते हैं और सभी लोग वहां पर पलायन कर जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज यह खेती का वेस्टफुल मेथड है, क्योंकि यह वनों की कटाई और पर्यावरण को खराब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में शिफ्टिंग खेती करने की प्रैक्टिस की जाती है। इंडिया में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। यह इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में की जाती है, जैसे आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। Though Ahoms and Gonds were nomadic and tribal people, still they were able to establish independent kingdoms. यद्यपि अहोम और गोंड खानाबदोश और आदिवासी थे, फिर भी वे स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सक्षम थे। अहोम ने आसाम के कुछ हिस्सों में अहोम किंगडम की स्थापना की और लगभग 600 ईयर्स तक इस पर शासन किया। चुकाफा अहोम किंगडम का फाउंडर था। नेक्स्ट पैरा। द अहोम किंगडम देन कंसोलिडेटेड इट्स पावर फॉर द नेक्स्ट 300 ईयर्स और सो। The first major expansion was at the coast of the Chutia kingdom, which was annexed in 1522 under सुहंगमंग। अहोम किंगडम ने अगले 300 ईयर्स तक अपने पावर को स्ट्रॉन्ग किया। पहला विस्तार यह था कि चुटिया किंगडम को 1522 में सुहंगमंग ने हड़प लिया था। विस्तार केवल अहोम्स की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर के कारण ही नहीं था, बल्कि अहोम्स के पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस के कारण भी था। फॉर एग्जाम्पल, सुहंगमंग एक हिंदू नाम स्वर्ग नारायण को अपनाने वाले पहले अहोम किंग थे। 16th सेंचुरी के मिडिल तक ईस्टर्न आसाम पर अहोम्स का कंट्रोल था। 17th सेंचुरी में 1682 में इटाखुली की लड़ाई के बाद अहोम्स ने कोच हाजों पर अपना कंट्रोल कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट्स। अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट रेफर टू द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट मुगल अटैक ऑन द अहोम किंगडम इन 1615 एंड द फाइनल बैटल ऑफ इटाखुली इन 1682। अहोम मुगल संघर्ष का वर्णन 1615 में अहोम किंगडम पर पहले मुगल अटैक और 1682 में इटाखुली की फाइनल बैटल के बीच के टाइम से है। इस टाइम में दोनों शक्ति के उतार चढ़ाव देखने को मिले। अहोम किंगडम मानस रिवर तक फैला हुआ था, जो 1826 में अंग्रेजों के इंडिया आने तक किंगडम की वेस्टर्न बाउंड्री तक था। स्टार्टिंग से ही अहोम्स और मुगल्स के बीच संबंध शत्रुतापूर्ण थे। इसके लिए बेसिकली 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट है
कूच बिहार के साथ मुगल संधि अहोम्स का पश्चिमी दुश्मन था और दूसरा था उत्तरी पूर्वी सीमा क्षेत्र में मुगलों की बढ़ती उन्नति। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ओपन एनकाउंटर बिटवीन मुगल्स एंड अहोम किंगडम टूक प्लेस इन 1615 to 16। The main cause of the conflict was the expulsion of Ratan Singh, an unauthorized trader from Mughals, but the Mughals failed in their ambition. मुगलों और अहोम किंगडम के बीच पहला संगठित खुला मुकाबला 1615 से 1616 में हुआ था। संघर्ष का मुख्य कारण यह था कि मुगलों ने रतन सिंह व्यापारी को निकाल दिया था, बट मुगल्स अपने एम्बिशन में फेल रहे। आसाम में पहली विनाशकारी विफलता के कारण मुगलों ने एक रक्षात्मक और सुलह की नीति को फॉलो करना कंटिन्यू रखा, बट अहोम्स को उनकी सक्सेस ने एंकरेज किया और शत्रुतापूर्ण नीति का पीछा करना जारी रखा। अहोम्स ने मुगल के कब्जे वाले अनेकों विद्रोहों को एंकरेज किया और सपोर्ट किया, जिन्होंने कामरूप को ऑक्यूपाइड कर लिया था। हालांकि अहोम्स कामरूप से मुगलों को उखाड़ने में असफल रहे, बट वो मुगलों को कष्ट देने में सफल रहे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अहोम्स एंड शाहजहां। Ahom Mughals relations took a new turn under Shah Jahan. After various conflicts from 1636 to 1639, a peace treaty was signed in February 1639. अहोम्स और मुगल्स के रिलेशंस ने शाहजहां के अंडर एक नया मोड़ लिया। 1636 से 1639 तक अनेकों संघर्षों के बाद फरवरी 1639 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जनरल मोमई तामुली बार बरुआ और मुगल कमांडर अल्लाह यार खान के बीच असुरार अली की संधि के अकॉर्डिंग गुवाहाटी से शुरू होने वाला वेस्टर्न आसाम मुगलों के हाथों में चला गया था। अहोम किंग ने फर्स्ट टाइम कामरूप में मुगल पोजीशन को औपचारिक रूप से एक्सेप्ट किया और मुगल्स ने अहोम किंग की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। अहोम राजा एग्री हो गए कि कामरूप में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। व्यापार के अलावा कमर्शियल बातचीत फिर से शुरू हो गई। अहोम्स एंड औरंगजेब। औरंगजेब आफ्टर असेंडिंग ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली ordered मीर जुमला टू इन्वेड कूच बिहार एंड आसाम टू री एस्टेब्लिश मुगल प्रेस्टीज इन ईस्टर्न इंडिया। औरंगजेब ने दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ने के बाद मीर जुमला को कूच बिहार और आसाम पर अटैक करने का ऑर्डर दिया और ईस्टर्न इंडिया में मुगलों की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। कूच बिहार पर कब्जा करने के बाद मीर जुमला ने 1662 की स्टार्टिंग में आसाम में एंटर किया। मीर जुमला ने असमीज द्वारा मनाहा और गुवाहाटी के बीच ऑफर की गई कमजोर बाधा को आसानी से ठुकरा दिया। उन्होंने कुछ ही टाइम में पांडु, गुवाहाटी और कजली पर अपना कब्जा कर लिया था, बट उनकी सक्सेस जो थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि 1663 में उनकी डेथ हो गई थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैटल ऑफ सरायघाट। माइनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स continued after the death of Jumla, but it was the Battle of Saraighat which gave decisive victory to the Asmis over the Mughals. मुगल्स और अहोम्स के बीच मामूली संघर्ष जुमला की डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहे, बट यह सरायघाट की लड़ाई में असमीज ने मुगलों पर जीत प्राप्त की। 1671 में आसाम और मुगलों के राजा उदयादित्य सिन्हा के बीच लड़ाई हुई थी। इस बैटल में मुगल जो थे वो असमीज की दहशत और क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सके। असमीज जो थे वो अपनी लाइफ और लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे और मुगल्स अपनी विक्ट्री और क्षेत्रीय विस्तार और अपनी लग्जरी लाइफ के लिए लड़ रहे थे। मुगलों को कामरूप से निकाल दिया गया था और गुवाहाटी में अहोम्स द्वारा बड़े बड़े किले बनाए गए। 1679 एडी तक अहोम्स अपने क्षेत्र में बने रहे। 1681 में गधापना सिंह आसाम का सम्राट बन गया। उसने तुरंत मंसूर खान से इसे वापस लेने के लिए अपने सैनिकों को गुवाहाटी भेज दिया, जिन्होंने उस पर कब्जा कर रखा था। लुक एट द नेक्स्ट पैरा।
The powers of Ahoms declined in later half of the 18th century. The Ahom kingdom was converted into a principality in 1826 by the Britishers, which marked the end of the Ahom rule. 18th century के लेटर हाफ में अहोम्स की पावर घट गई थी। 1826 में अंग्रेजों द्वारा अहोम किंगडम को एक रियासत के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद अहोम शासन का अंत हो गया। Now we will discuss about Gonds. Gonds, like Ahoms, were another tribal people who fought against big powers for their survival. Even at present, they are the largest tribe in central India. गोंड्स अहोम जैसे ही एक अन्य आदिवासी लोग थे जिन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए बिग पावर्स के अगेंस्ट फाइटिंग की। ये लोग आज भी सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति हैं। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। Most of the historians believe that Gonds settled in Gondwana, now known as Eastern Madhya Pradesh, between the 9th and 13th centuries. ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि गोंडवाना, जिसे अब ईस्टर्न मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है, इसे 9th और 13th सेंचुरी के बीच बनाया गया था। हालांकि वे अहोम्स की तरह एक बड़ा राज्य स्थापित करने में फेल रहे, बट फिर भी वे लंबे समय तक छोटे स्वतंत्र क्षेत्रों पर शासन करने में सफल रहे। उन्होंने 16th और मिड 18th सेंचुरी के बीच मध्य भारत में 4 किंगडम्स में शासन किया, जैसे गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। मराठा पावर 1740s में गोंड भूमि में बह गई। उन्होंने गोंड राजाओं को उखाड़ फेंका और अधिकांश क्षेत्र को जब्त कर लिया था। कुछ गोंड जमींदारियां अभी तक बची हुई हैं। हालांकि आज भी गोंड कई ट्राइबल ग्रुप्स के समान हैं और वे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कुछ गोंड समूह जो हैं उनके पास अपना लैंड का बड़ा हिस्सा है और दूसरे गोंड समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में बताया गया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्पेशल सोशल और इकोनॉमिक हेल्प की ज़रूरत है। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.